वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। Parliament session, the government now constituted a panel to examine One Nation, One Poll. It's certainly the biggest political news break of 2023, taking a big step towards the One Nation, One Election proposal. वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी क्या है, चलिए तो हम समझते हैं। अभी के समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग तारीखों पर आयोजित किए जाते हैं। इसका कारण है कि इन दोनों के 5 साल के कार्यकाल एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और चुनाव अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में होते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव ये सुझाता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ किए जाएं, ताकि वोटर्स को एक साथ राज्य और केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देना पड़े। इससे सभी लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक समय पर हो सकते हैं। कुछ रिसर्च के बाद हमें समझा कि हमारे लिए ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद पहली लोकसभा चुनाव और विधानसभा इलेक्शन 1951-52 में साथ में हुए थे। फिर ये अगले 3 टर्म तक यूं ही चलते रहे, 1957, 1962, 1967 तक। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं की प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के कारण ये साइकिल टूट गई और इसका मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता। तो क्या सच में हमें किसी ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है? चलिए तो इसके लिए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के फायदे। शुरुआत करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इनएफिशिएंसी को दूर करने से। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है और इनका इस्तेमाल चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रेगुलेट करने के लिए होता है। इसमें चुनाव के दिन से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया के अंत तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, एक्सेप्ट एनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। यही समस्या राज्यों के लिए भी लागू होती है। जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो राज्य किसी भी विकास योजना को घोषित नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी ही महत्वपूर्ण हो राज्यों की प्रोग्रेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2019 के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च से 23 मई तक लागू हुआ था। 2.5 मंथ्स के दौरान केंद्रीय सरकार किसी भी नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर वेलफेयर स्कीम या हेल्थ स्कीम को शुरू नहीं कर सकती थी। इसी तरह से राज्यों में भी, जैसे कि कर्नाटका के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 29 मार्च से 13 मई तक लागू था। इस समय के दौरान केंद्र सरकार भी राज्य में नई योजनाएं शुरू नहीं कर सकती थी। इस तरह से लगभग 2.5 मंथ तक केंद्र सरकार किसी भी नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्कीम शुरू नहीं कर सकती थी और 1.5 महीने तक राज्य भी नहीं कर सकती थी। तो इन टोटल 4 महीने तक सरकार किसी भी नई योजना को शुरू नहीं कर सकती थी, चाहे वो राज्य और देश के प्रगति के लिए कितने भी महत्वपूर्ण हो। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट के अनुसार 2014 में सरकार ने गवर्नेंस और विकास कार्यक्रमों को 7 महीने के लिए बंद किया था, जिसमें देश भर में 3 महीने और राज्य जैसे झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में 2 महीने के लिए। इसके अनुसार इस पॉलिसी के द्वारा यह समस्या का समाधान होगा और सरकार को बिना किसी रुकावट के अधिक विकास योजनाएं शुरू करने में मदद होगी। रिडक्शन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। क्या आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव में हमारे देश ने 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया था और ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव में से एक था और ये खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। डाटा के अनुसार 2009 के संसद चुनाव में 1115 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और 2014 में यह खर्चा 3870 करोड़ रुपए का था, यानी कि पिछले खर्चे से 3 गुना ज़्यादा। और ये सिर्फ चुनाव आयोग के खर्चे का है। कैंडिडेट भी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में खूब पैसा खर्चा करते हैं। ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार पार्टीज लगभग 1587 करोड़ से 2000 करोड़ तक खर्चा करती है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर यह 30,000 करोड़ से अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए
महाराष्ट्र के चुनाव में 793 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, जम्मू कश्मीर में 110 करोड़, बिहार में 300 करोड़ और गुजरात में 240 करोड़। और अगर हम लोकसभा के खर्चों को भी जोड़ दें तो ये लगभग 3870 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। मैंने सिर्फ 4 राज्यों के खर्चों को जोड़ा है जो डाटा में थे। अगर हम सभी राज्यों का एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो ये फिगर और भी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से 2014 से 2017 तक सरकार ने इलेक्शन का आयोजन करने में 5313 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और नीति आयोग के डॉक्यूमेंट के अनुसार यदि सरकार के सभी चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाते हैं तो सरकार को लगभग 4500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसका मतलब सरकार लगभग 2000 करोड़ रुपया बचा सकती है। गवर्नेंस डाउन टाइम को दूर करने में मदद। इसके लिए समझना होगा कि गवर्नेंस डाउन टाइम क्या है। इसमें सिविल सर्वेंट्स का समय इलेक्शन प्रोसेस पर खर्च होता है जो कि उनके रिस्पेक्टिव ड्यूटी में खर्च होना चाहिए। एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स को अपने रेगुलर गवर्नेंस ड्यूटी से निकालकर उन्हें इलेक्शन के समय लॉजिस्टिक्स का काम दिया जाता है। देश की सुरक्षा में सुधार। इलेक्शन कमीशन लगभग 1 करोड़ लोगों को इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए मोबिलाइज करता है और इस तरह से 4 महीने तक सुरक्षा बल डिप्लॉय किए जाते हैं, जिससे उनकी प्राइमरी ड्यूटीज में भी बाधा आती है। अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी है तो फिर अपोजिशन पार्टीज ये पॉलिसी को क्यों विरोध कर रही है? इसके लिए चलिए देखते हैं पॉलिसी के डीमेरिट्स क्या है। IDFC इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के अनुसार 2015 में की गई एक स्टडी में दिखाया गया है कि अगर 1 इलेक्शन 1 नेशन पॉलिसी को लागू किया जाता है तो 77% चांसेस है कि टॉप पार्टी राज्य और केंद्र दोनों पर राज करेंगे। और यदि ये इलेक्शन 6 महीनों के गैप से हुए तो परसेंटेज 77 से 61 हो जाता है। और ये 6 महीने में परसेंटेज क्यों कम होती है? ये इसलिए क्योंकि कभी कभी वोटर्स अपनी पहली पसंद पर अफसोस करते हैं और उनका अगला विकल्प को इलेक्ट करते हैं। इस साथ में होने वाले चुनाव में देश के राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों और लोकल मुद्दों को ओवरशैडो कर सकते हैं। इससे नेशनल पार्टी को फ़ायदा होगा और स्मॉलर रीजनल पार्टी को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस स्टैगर्ड इलेक्शन सिस्टम में राजनेता लगातार प्रेशर में होते हैं। इसका मतलब है कि जब वे केंद्र में चुने जाते हैं और वे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते तो उन पर राज्य चुनाव हारने का दबाव होता है। तो बेसिकली जब चुनाव हमेशा करीब होते हैं तो राजनेताओं को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए दबाव रहता है। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में दी गई आर्ग्यूमेंट के अनुसार अगर ये पॉलिसी लागू की जाती है तो पॉलिटिशियन कम जिम्मेदारी दिखा सकते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर कम होगा। इस पॉलिसी को लागू करने में मुश्किल होगी क्योंकि इसमें सभी सरकार की कार्यकाल को रेगुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2019 के चुनाव में ये पॉलिसी लागू की जाती तो तमिलनाडु, केरला और असम को अपने टेन्योर को 2 साल से कम करना पड़ता, जबकि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अपने टेन्योर को 2 साल से एक्सटेंड करना पड़ता। ये कई राजनीतिक पार्टियों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और इस पॉलिसी को लागू करने के बाद भी अगर किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को विलीन कर दिया जाता है तो पूरी चुनाव का शेड्यूल बिगड़ सकता है और फिर से आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो ये है इस नीति के मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि ये एक अच्छी है या बुरी पॉलिसी है। Stay tuned for more captivating stories in the world of business and beyond.